हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 11th का जो सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आज पढ़ेंगे हमारी अकाउंट की बेसिक टर्म्स। देखिए, अभी आप अकाउंट की जो क्लास कॉमर्स में नए नए आए हैं, अभी आपको बहुत सारे टर्म्स हैं जो नहीं पता, जैसे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग, एंटिटी, ट्रांजेक्शंस, तो ये बहुत सेल परचेज वेज, ये बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन टर्म्स हैं जो आपको इनका मीनिंग जो है एक्चुअल में नहीं पता। और हमें आगे की अकाउंटिंग को समझने के लिए, यानी कि हमें जो रिकॉर्डिंग के चैप्टर करने हैं, चाहे क्लासिफिकेशन के चैप्टर करने हैं, उनके लिए जो बेसिक टर्म्स हैं बहुत जरूरी है। इसलिए हम थ्योरी के बेसिक टर्म्स जो है ये कवर करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे। तो आज हम समझते हैं अपने पहले बेसिक टर्म्स को। और बेसिक टर्म्स हमारे क्या कहते हैं, अभी देखिए, बेसिक टर्म्स में फर्स्ट हमारी टर्म आ जाती है एंटिटी। एंटिटी का मीनिंग क्या होता है? अभी एक तरीके से एंटिटी होता है अलग से पहचान मिलना। भी एंटिटी जो है मींस a reality that has a defined individual existence of business. Entity means a specific definite identifiable business enterprises. यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो एंटिटी का मतलब होता है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन ही है। यानी कि हमारे पास जो बिजनेस है और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाएंगे। यानी एक तो हमारे पास हो जाता है बिजनेस और एक होता है बिजनेसमैन। तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। देखो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अभी, ठीक है, आपका नाम जो भी है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो राम के नाम से आपका अकाउंट है। तो लोग ये तो कह सकते हैं कि ओनर तो इसका राम है, बट जो बिजनेस का नाम है वो एक अलग फर्म के तौर पे माना जाएगा, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम बिजनेस के लिए एंट्री करते हैं। सारी अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है, न कि बिजनेसमैन के लिए। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मिलना, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है किसी भी बिजनेस का, अपने आप में एक अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो एक बिजनेस का जो अस्तित्व के तौर पर उसको जो पहचान मिलती है उसको बोला जाता है एंटिटी। एंड अकाउंटिंग सिस्टम जो है इज ऑलवेज डिवाइस फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी, आल्सो कॉल्ड द अकाउंटिंग एंटिटी। यानी अकाउंट के लिए एक अलग से जो है एक आइडेंटिफिकेशन इसकी मिलती है बिजनेस की, उसी को बोला जाता है आइडेंटिटी। यानी कि जब दो अलग अलग लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे एक राम है और एक श्याम है, उनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, हम क्या कहेंगे कि राम ने श्याम को पैसा दिया या श्याम ने राम से पैसा लिया। तो ये दो क्या, दोनों एक अलग अलग आइडेंटिटी है, इसकी एक अलग पहचान है भी और इसकी एक अलग पहचान है। इसी तौर पे जो है बिजनेस भी एक अलग एंटिटी की फॉर्म में जाना जाएगा, क्योंकि जब बिजनेस के पास पैसा आएगा ओनर की तरफ से उसको कैपिटल कहेंगे, जब ओनर से वो पैसा लेके जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग बोला जाएगा, या फिर जितने भी खर्चे वगैरह होंगे वो सारे बिजनेस के नाम से होंगे, वो बिजनेसमैन के नाम से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एंटिटी, यानी कि एक अलग से पहचान, एक अलग अस्तित्व जो है हमारे बिजनेस का होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक सोल ट्रेडर की बात करें तो सोल ट्रेडर के अंदर क्या होता है, अभी ये हमारे पास एक बिजनेसमैन है, ये क्लब्स हो गए, ये कॉर्पोरेशन हो गए, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, ये फार्मर्स हैं। तो देखिए, ये अलग अलग एंटिटी है। सोल ट्रेडर है एक इकलौता बिजनेसमैन है, उसको हम अलग नाम से जानते हैं। क्लब है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो वो ग्रुप तो हो सकता है उसके अंदर 200 1000 लोग होंगे। मतलब आपने चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम सुना होगा, किसी क्लब का नाम होगा, मान के चलिए उसके अंदर 100 मेंबर्स है, बट उस क्लब का एक अलग ही नाम होगा, तो उसको क्लब के नाम से ही जाना जाएगा। मतलब उसको उनके सदस्यों के नाम से नहीं जाना जाएगा, यानी क्लब की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेशन की बात करें, कंपनी की बात करें, देखो यहाँ पे पीएलसी है, जैसे एलआईसी हो गया, तो एलआईसी में देखो बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, लेकिन उनके नाम से तो हम एलआईसी को नहीं जानते हैं। एलआईसी को हम एलआईसी के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि एलआईसी की अपनी खुद की पहचान है, एक अलग से आइडेंटिटी इसकी है भी। कोई भी कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी को, फार्मर्स है, तो मतलब इस तरीके से जो है हर एक की अपनी अलग पहचान होती है। बिजनेस की इसी पहचान को नाम दिया गया, जो उसकी पहचान है उसको बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, एक अलग एक सेपरेट यूनिट के तौर पर उसको दिखाना, वो क्या आपका एंटिटी कहलाता है। क्लियर है? उसके जैसे एक और इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे द केरला क्लब है, तो इस क्लब के हो सकता है आपके बहुत सारे मेंबर होंगे, बट केरला क्लब के नाम से इसको अलग से जाना जाएगा। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो, ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है इन्वेंट इन्वॉल्विंग द सम वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू
बिटवीन द टू और मोर एंटिटीज, मतलब किसी भी दो एंटिटीज के बीच में जो वैल्यू आपकी हुई है, कोई इवेंट घटित हुआ है, और इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ द मनी, पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, इट कैन बी कैश ट्रांजैक्शन और द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, हिंदी में कहा जाए तो लेन देन। जब दो लोगों के बीच में कोई ना कोई इवेंट होगा, यानी कोई ना कोई क्या होगा, एंटिटी, हमने बताया था एंटिटी क्या होता है कि भी एक पहचान है, मतलब एक अलग से क्या है, अस्तित्व है। एक बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जब लेन देन होगा, या दो लोगों के बीच में जब लेन देन होगा, उसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स परचेज करना, यानी कोई भी सामान खरीदना जो है, बिजनेस क्या करता है, परचेज करता है। अब बिजनेसमैन ने खरीद के ले गया, तो वो कौन परचेज करता है, बिजनेस। तो बिजनेस परचेज गुड्स, तो जो गुड्स परचेज करता है, तो एक तो हमारा बिजनेस हो जाता है और एक सामने वाला बिजनेस हो जाता है, सप्लायर। उनके बीच में जो इवेंट हुआ उसको क्या बोला हमने, ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट ऑफ द मनी, आपने किसी से पैसा लिया अभी, तो वो भी क्या है, आपके लिए ट्रांजैक्शन है। आपने पैसा बैंक में जमा करवाया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, वो भी ट्रांजैक्शन है भी। आपने किसी को सैलरी पे की, वो भी ट्रांजैक्शन है। कमीशन रिसीव किया, वो भी ट्रांजैक्शन है। जब भी हमारे बीच में कोई लेन देन होता है, चाहे वो कैश का है चाहे क्रेडिट का है, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन की बात करें, अगर वो क्रेडिट में भी, उधार में भी बेचा गया, तो भी हमारा क्या माना जाएगा, वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा। जैसे गुड्स सोल्ड टू ऑन क्रेडिट, हमने किसी को क्या है, एक्स को सेल कर दिया, अभी एक्स को सेल कर दिया क्या, ऑन क्रेडिट। उधार पे अगर हम उसको बेच रहे हैं, तो क्या वो ट्रांजैक्शन है, वो भी बिल्कुल भी, वो भी ट्रांजैक्शन है। हमने किसी को बेचा, चाहे कैश में बेचा है, चाहे हमने क्रेडिट में सेल किया है, या परचेज कर रहे हैं, या कोई भी आपका एक्सपेंसेस जो आपने ड्यू कर दिया, तो वो सारा किस में काउंट होगा, ट्रांजैक्शन। यानी कि बिजनेस के जो लेन देन होते हैं उनको बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया इसने, एबी टेक्सटाइल्स है सोल्ड गुड्स टू गीता। अब इसने क्या किया, इस एक गीता, यहाँ पे एक लड़की का नाम है, इस कंपनी ने इसको क्या किया, कुछ गुड्स है वो सोल्ड कर दिया। अब इसने इससे खरीदा, तो ये अलग एंटिटी है और ये क्या है, एक अलग एंटिटी है। अब दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ, चाहे वो मनी का एक्सचेंज हुआ, चाहे गुड्स का एक्सचेंज हुआ, तो वो क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, मैं क्या, ट्रांजैक्शन का नाम देगा। मुझे क्लियर होगा। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस क्या है, हिंदी में बात करें तो लेन देन जो होते हैं हमारे बीच में, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आई है, जो आप अपने पढ़ने हैं, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स मीन्स हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, एसेट्स प्रॉपर्टी, हिंदी में उसको संपत्ति बोला जाता है भी। यानी कि दीज आर द मटेरियल्स, ये थिंग्स हो सकते हैं, पोसेशंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिजनेस, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम द अदर्स एसेट्स हेल्प टू जनरेट द इनकम। मतलब ये वो चीज है भी जो हमारा एक प्रॉपर्टी है किसी भी बिजनेस की, कोई मटेरियल है जिसके ऊपर हमारा ओनरशिप राइट होता है, वो सारा किसमें आता है, भी एसेट्स के अंदर आता है। अब देखो एसेट्स क्या है आपके लिए, आपके एसेट्स क्या होंगे, जैसे एग्जांपल लिया है इसने, बिजनेस के अंदर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब बिजनेस की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जो जमीन है बिजनेस की, जो बिल्डिंग है, अब वो उसकी एसेट्स कब माने जाएगी। देखो वैसे तो बहुत सारी जमीन पड़ी है दुनिया के अंदर, हम अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स किसको कहेंगे, जब हमारे पास जो है उसके ओनरशिप राइट्स होंगे। अब मान के चलिए भी ये पेन है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेन मेरा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा इसके ऊपर ओनरशिप राइट है, जो स्वामित्व है वो मेरा है इसके ऊपर। ठीक है, अगर मान के चलिए आपके पास कोई चीज है, आपके बुक्स हैं, आपका घर है, या आपकी कोई व्हीकल है, वो आप तब कह रहे हैं उसको मेरा है, वो आपकी एसेट्स कब है, जब आपको उसके ऊपर ओनरशिप राइट होगा। वैसे तो हजारों गाड़ियां आपको रोड के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन वो आपकी एसेट्स नहीं, आपकी एसेट्स कब है, जब आपका उनके ऊपर ओनरशिप राइट आ जाता है, जब आपको उसको उनका स्वामित्व आ जाता है। तो एसेट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल, वो थिंग्स, वो पोसेशन या प्रॉपर्टीज होते हैं बिजनेस की, जिसके ऊपर हमारा ओनरशिप राइट होता है। अगर हमने अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, अगर हमने किसी और से पैसा लेना, वो भी एसेट्स में ही काउंट होगा। मान के चलिए हमने किसी को सेल कर दी, 50,000 के गुड्स सेल कर दिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने किसी को उधार पे बेच दिया, तो क्या वो पैसा हमारा उसमें नहीं आएगा, एसेट्स में? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद वो पैसा तो आएगा हमारे पास, तो हमारी एसेट्स से उसके ऊपर हमारा राइट है ओनरशिप। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, हमारे पास जो कैश है वो हो जाता है, हमारे पास जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारी एसेट्स है, हमारे स्टॉक है, हमारे बिल्स रिसीवेबल है, हमारे डेटर्स हैं, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। कोई व्हीकल्स आपके पास, कोई लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आपके पास क्या होंगी, एसेट्स के अंदर है। एसेट्स क्या होती हैं, जिसके ऊपर आपको ओनरशिप राइट होता है। अब पढ़ते हैं एसेट्स के टाइप कितने होते हैं। देखो एसेट्स एक टाइप की, एसेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम पढ़ते हैं एसेट्स। पहले देखो एग्जांपल दिया हुआ इसने कि एसेट्स क्या होती है, जैसे कोई व्हीकल आपका है, ठीक है, आपकी कोई बिल्डिंग्स है, ये आपके
कोई मॉल्स हैं इसके अंदर जो स्टॉक रखा हुआ है, इसके अंदर जो स्टॉक रखा हुआ है, ये मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज हैं, ये कैश हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास क्या है भी, ठीक है। तो ये आपकी एसेट्स में आते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं इसने, ये क्या है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग हो जाता है, ये आपके पास स्टॉक हो जाता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज के नाम पे। तो यहाँ भी ये भी स्टॉक है हमारे पास दिख रहा है हमें। ये हमारे पास व्हीकल है, इसको बोल सकते हैं ट्रक है, ये भी हमारी एसेट्स है भी। ये कैश इन हैंड हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है, सारे के आपके एसेट्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए, अब जो टाइप की बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। एसेट्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो टाइप की आपकी एसेट्स हैं, आगे उसके सब टाइप्स हैं। एक आपकी करंट एसेट्स और एक आपकी नॉन करंट एसेट्स है। तो पहले मैं करंट एसेट्स की बात करता हूं। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं, वैसे अलग अलग हम पढ़ेंगे आगे। करंट एसेट्स का मेनली मीनिंग होता है which assets which are converted into cash within 1 year। जनरली क्या होता है, जो एसेट्स हमारी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला जाता है करंट एसेट्स। अब जैसे कि कैश है, एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कैश, कैश तो कैश ही होता है, उसको कन्वर्ट ही नहीं करना, इसके लिए तो करंट एसेट्स चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस है, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स है, या इसके अलावा आपका हो गया इन्वेंट्री है, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक भी एक तरीके से, अभी आप सिर्फ याद रखो स्टॉक, आगे इसके पार्ट्स में बताऊंगा आगे जाके। स्टॉक यानी जो आपके पास कोई भी जिसके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी आपकी एसेट्स है। क्योंकि स्टॉक नॉर्मली हम मान के चलते हैं 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, यानी सेल हो जाएगा। चाहे वहां पे ट्रेड रिसीवेबल की बात हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल होता है आपका डेटर्स, यानी डेटर्स का मतलब होता है जिसको आप उधार में सामान बेचते हैं, जिसको आपने उधार में सामान बेचा, यानी वो कस्टमर जिसको आपने सेल किया हुआ क्रेडिट में और उससे आपको पैसा लेना है, तो आपके लिए क्या होता है डेटर्स उनको कहा जाता है। तो ये सारे किसमें आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। करंट एसेट्स क्या, विच आर कन्वर्ट इनटू द कैश विद इन द 1 ईयर, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बोला जाता है साथ में नॉन करंट एसेट्स, इसको कहा जाएगा नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स आपके पास यहाँ पे होगा, और नॉन करंट एसेट्स में भी आपकी टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एंड द फिक्टिशियस एसेट्स की बारी आ रही है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं टेंजिबल एसेट्स के साथ ही। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया करंट एसेट्स, आप समझ गए करंट एसेट्स जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 1 ईयर, और जिसको कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते 1 साल के अंदर, उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, अब बिजनेस के अंदर जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो 1 साल में नहीं बिकेगी, बेचने को तो हम उसको 10 दिन में बेचते हैं, लेकिन जब बिजनेस पर्पज की बात आती है तो बिल्डिंग हम सेल करने के लिए नहीं बनाते, बिल्डिंग हमें बिजनेस को चलाने के लिए, प्लांट एंड मशीनें लगाई जाती हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लगाई जाती है। कोई व्हीकल आपने परचेज किया वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फर्नीचर आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये सारे आपके हैं फिक्स एसेट्स होते हैं, या फिर इनको बोला जाता है क्या, नॉन करंट एसेट्स। अब पहले फिक्स एसेट्स की ही बात कर लेते हैं। करंट की हमने वैसे तो बात की, लेकिन फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स कौन सी हैं। नॉन करंट एसेट्स देखो, जो करंट नहीं है, करंट का मतलब 1 साल में कैश में कन्वर्ट होंगे, नॉन करंट जो 1 साल में नहीं होंगे। एसेट्स व्हिच वर एक्वायर्ड फॉर ए रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड, जो आपके नॉर्मली लॉन्ग पीरियड के लिए आपने फॉर कैरिंग द बिजनेस आर कॉल्ड द फिक्स एसेट्स। जो आपने बिजनेस को चलाने के लिए लंबे समय के लिए जो आपने एसेट्स परचेज किए हैं उनको बोला जाता है फिक्स्ड। फिक्स का मतलब जो स्थायी है, जिसमें चेंज नहीं होता बार बार, यानी कि एक बार रख दी, ले ली तो ले ली बस। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की बात मैं कर रहा था, यहाँ जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए, कैरी करने के लिए, अब देखो मशीनें के बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मशीनें हमें चाहिए और मशीनें हम लेके नहीं, तो बिजनेस को रन करने के लिए आपको जो एसेट्स की जरूरत पड़ेगी वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, उनको बोला जाता है नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट। दे हेल्प टू जनरेट ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ द इनकम। ये हेल्प किसमें करते हैं, इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और ये रीसेल के लिए नहीं होती, नॉट फॉर द रीसेल। अब इनको बार बार बेचा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि हमने आज बिल्डिंग बना ली, हमने बिजनेस को सेटअप कर दिया, फिर हम उसको 6 महीने बाद बेचते हैं और दोबारा नई बिल्डिंग बना के बिजनेस सेटअप करें, ऐसा नहीं होता। हमने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको मान बना के रखेंगे। अब देखो एग्जांपल इसके अंदर क्या क्या फिक्स एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आ गया।
मेन इंपोर्टेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि प्लांट एंड मशीनरी यानी कि मशीनरीज का ग्रुप जो है वो हमने सेटअप कर दिया। फर्नीचर की बात करें वो भी रीसेल नहीं होता बार बार, कंप्यूटर से एक बार ले आए तो कम से कम 2-4 साल तो चलेगा भी। मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, चाहे आपका कार, बाइक, ट्रक जो भी है, या इसके अलावा लॉन्ग टर्म आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो सारे आपके फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। यानी कि वो एसेट्स, वो प्रॉपर्टी जो हमने लंबे समय के लिए खरीद ली, बार बार बेचेंगे नहीं, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, उसको बोलेंगे हम नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स। उसके बाद फिक्स एसेट्स में देखिए एग्जांपल आपको दिखा रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाता है, ये आपके व्हीकल्स हो जाते हैं, ये भी आपका व्हीकल्स में आ जाता है, और ये आपका प्लांट के अंदर आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स है। उसके बाद फिक्स एसेट्स को फिर आगे बांट दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिक्स एसेट्स आर द क्लासिफाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल का मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल होता है जिसको हम, 2 फीचर होते हैं इसके, एक तो हम क्या कर सकते हैं इसको टच, दूसरा क्या कर सकते हैं इसको सील कर सकते हैं। यानी जिसके अंदर ये 2 फीचर है ना, वो सारे टेंजिबल एसेट्स हैं। अब आप किस किस प्रॉपर्टी को देख सकते हो? लैंड एंड बिल्डिंग को आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी को आप देख सकते हो, और क्या देख सकते हो भाई? कोई व्हीकल है, कार है, उसको आप देख सकते हैं, ट्रक है उसको आप देख सकते हैं भाई। इसके अलावा फर्नीचर है उसको आप सील कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो ये सारी किसके अंदर आएंगे भी? आपके आसपास जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, जो लॉन्ग टर्म जो रीसेल नहीं होती, वो सारे के सारे क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं और सील कर सकते हैं, और टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको ना टच कर सकते हैं ना जिनको सील कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग बता रखे हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स हैव द डिफाइंड शेप, जिनकी शेप डिफाइन होती है, एंड फिजिकली एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली मौजूद हैं, यानी कि जिनको फिजिकली हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, आपका डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? इसका एग्जिस्टेंस है, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं भी। तो ये क्या हो गया? आपका टेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या होते हैं? या जिनको आप शेप है पार्टिकुलर जो देखे जा सकते हैं, एग्जिस्टेंस इज द कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें, प्लांट की बात करें, मशीनरी की बात करें, फर्नीचर की बात करें। देखो ये बिल्डिंग है, ये आपके व्हीकल्स और ये कि आपके सारे की सारी जो चीजें हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपकी टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल की बात करते हैं, इनटेंजिबल इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। और अपोजिट क्या होता है भी? यानी कि उनको हम देख ही नहीं सकते हैं। ये ऐसी एसेट्स होते हैं आपकी जिनको हम देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही, जो हमें पता ही नहीं है कहाँ पे। जैसे कि एसेट्स हैविंग नॉट द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनको हम देख ही नहीं सकते हैं, बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द राइट्स एंड सर्टेन थिंग्स, लेकिन फिर भी वो हैं। किसके थ्रू हमें दिखाया जाएगा? वो राइट्स के थ्रू दिखाया जाएगा। हमारे जो अधिकार हैं वो भी हमारे लिए एक तरीके से प्रॉपर्टी ही होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाएगा, जो हमारे राइट्स वगैरह हैं। अब इसके अंदर आप देखिए एग्जांपल क्या है? गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? आपने पहली बार ये वर्ड सुना होगा शायद, कॉमर्स में आप नए नए आए हैं तो। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन को ही क्या बोलते हैं? गुडविल। अब देखो कुछ बिजनेस के अंदर ये चीज बड़ी काम करती है। अब मान के चलो एक बिजनेस हमने किसी ने शुरू किया भी 10 साल पहले, ठीक है, और एक हम जो शुरू किया भी 1 महीने पहले भी। अब मार्केट में लोग किसको ज्यादा जानते होंगे? नॉर्मल सी बात है, इसको ज्यादा जानेंगे। अब इसको ज्यादा जानेंगे लोग, इसके ऊपर भरोसा भी करते होंगे, इसका नाम होगा मार्केट के अंदर, तो कस्टमर किसके पास ज्यादा आएंगे? जितना पुराना होगा, जिसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। अब ये अभी नया आया मार्केट में, अभी लोगों को इसका पता भी नहीं लगा है। जब तक इसका पता ही नहीं लगा, चाहे इसकी क्वालिटी बेटर, दोनों की सेम क्वालिटी है, सेम कंटेंट है, सारा कुछ, फिर भी क्या लोग प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं? क्योंकि इसको लोग जानते हैं, इसके ऊपर भरोसा करते हैं, इसकी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। इसी को क्या बोला जाता है? गुडविल। तो गुडविल हमारे लिए क्या है? जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे कि अगर आप देखोगे, एक पीएम की रैली में और एक सीएम की रैली में बड़ा डिफरेंस है। पीएम रैली करेंगे तो बहुत सारे लाखों की भीड़ होगी, हो सकता है, और छोटा कोई लीडर रैली कर रहे हैं या कोई उसकी सभा है तो वहां पे वो बहुत कम लोग आते हैं। वो क्या डिफरेंस है? क्योंकि उसको सारा देश जानता है, वो क्या है, उसकी रेपुटेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दैट लीडर, उस लीडर की कंपैरिजन में। तो वो सारी चीजें क्या होगी आपकी? उसी तरीके से बिजनेस में भी जिसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी उसकी गुडविल ज्यादा होगी, उसको प्रॉफिट, कस्टमर ज्यादा आएंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा सेल होगी, सेल ज्यादा होगी तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे। इसलिए गुडविल को क्या माना जाता है? एसेट्स ही माना जाता है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स है। ये होता है बेटा पेटेंट्स राइट।
पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स राइट होते हैं। जैसे कि अगर आप मान के चलो आपने कोई भी नया इन्वेंशन कर दिया, अब मान के चलिए बहुत सारी आपके पास गाड़ियां हैं, कार हैं, अब अलग अलग कार की अलग अलग शेप्स होती है। मान लो जो एक तो कार ए है, मान लो टाटा कंपनी की भी है, और एक दूसरी कोई अदर कंपनी की हो सकती है, जो मारुति सुजुकी वगैरह की हो सकती है। वहां पे क्या है, अभी इन दोनों में सेम, वैसे काम तो सेम ही है उसका भी, उसको भी चलना ही है, उसके भी चार पहिए हैं, अभी उसका भी सेम गियर बॉक्स वगैरह सारी चीजें होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस होता है, उनका डिजाइन अलग होता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मॉडल का। तो वो क्या होता है, क्योंकि जो एक बार डिजाइन उन्होंने बनाया, लॉन्च किया, वो उनके नाम से क्या हो गया, पेटेंट्स हो गया। और जैसे ही पेटेंट्स हो गया, नहीं उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लिया कि उस पार्टिकुलर डिजाइन को सिर्फ वही कंपनी सेल करेगी, दूसरा उसको कोई यूज ही नहीं कर सकता। ये राइट्स होते हैं बेटा। जैसे कि आप पेटेंट्स हो गए या आपके पास कॉपी राइट्स होते हैं। अब आप देखोगे आपकी जो बुक्स होती हैं, तो आपकी बुक्स के ऊपर जब पहला पेज आप लिखोगे, उसके ऊपर लिखा होता है हर जगह, मोस्टली हर बुक के ऊपर, कि ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड, कि सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं, और नोबडी इज कैन बी प्रिंट और पब्लिश दिस बुक्स विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर। मतलब उस बुक को कोई भी जो है नहीं प्रिंट या फिर पब्लिश नहीं कर सकता, और तो क्या फोटो कॉपी करके भी नहीं बेच सकता। वो चीजें क्या होते हैं, इलीगल होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर, उस पार्टिकुलर बुक के ऊपर उसका राइट है कि वही उसको सेल करेगा, वही उसको पब्लिश करेगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉपीराइट। उसी तरीके से आपका पेटेंट्स होता है, जब आप किसी नए इन्वेंशन के ऊपर, नए आविष्कार के ऊपर अपना राइट को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ट्रेडमार्क भी सेम ऐसी चीज होती है, हमारे पास राइट होते हैं, जैसे हर एक चीज का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, अलग अलग सिंबल होता है भी। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। इन चीजों को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इनका फायदा हमें मिलता है। अब देखो डीके गोयल की बुक हम पढ़ रहे हैं, डीके गोयल की बुक को के राइट्स जो हैं डीके के पास ही हैं। अगर हमारे पास उसके राइट रिजर्व ना होते तो हम भी उस बुक को सेम पब्लिश करवाते और बेच देते अपने नाम से, डीके की बजाय अपना नाम आ जाता। लेकिन वो चीजें क्या है, नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उस मटेरियल के ऊपर क्या ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा। तो ये आपके लिए क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे थर्ड, वेस्टिंग एसेट्स। तो वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स आर गेट्स एडजस्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सट्रैक्शन आर द कॉल्ड द वेस्टिंग एसेट। मतलब वो एसेट्स जो क्या है, हम जमीन से निकालते हैं और उसकी वजह से वो खत्म हो रहे हैं, उसको वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है। मतलब जो जमीन से जहां से निकाला जा रहा है कुछ भी चीजें अर्थ से या फिर नेचर से, वो चीजें किसमें आते हैं, वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं। जैसे कि आपकी माइंस होगी, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खान, जैसे कोयले की खान होगी भी, ठीक है। इसके अलावा आपके ऑयल हो जाते हैं, मतलब ऑयल वेल यानी तेल के कुएं हो जाते हैं, ऑयल फील्ड्स हो जाते हैं, या फिर और क्वेल्स वगैरह होगी। यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं भी आपके पास, ये वो हैं जो एक दिन अगर हम उनको निकालते जाते हैं तो जो एक जिनके खत्म हो जाते हैं, जो लगातार क्या हो रही है, उनकी जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, वेस्टिंग एसेट्स बोलेंगे। और एक होता है आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स भी। और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, देखिए फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है दे हैव नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, पहली बात तो, बट इनकी वैल्यू नहीं होती है, बट दे आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन फिर भी हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं, ओनली फॉर द टेक्निकल रीजन, दे आर कॉल्ड द फिक्टिशियस एसेट्स। ये वो एसेट्स आपकी जो बैलेंस शीट के अंदर तो दिखा दी, लेकिन इनको रिकवरी कभी नहीं होनी इनसे कुछ भी। जैसे क्या है, प्रीमैनली एक्सपेंसेस। प्रीमैनली एक्सपेंसेस जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं बेटा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जितने खर्चे होते हैं, वो हमारे खर्चे हम कहाँ दिखा देते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देते हैं। तो हम उसको मान तो एसेट्स है, लेकिन क्या वो खर्चे जब हमने कर दिए, क्या उनसे कुछ रिकवर होगा, वो तो पॉसिबल नहीं, हमने खर्चे किए वो वापस आएंगे ही नहीं। इसके अलावा जैसे कि डिस्काउंट और डिवेंचर हो जाता है। अब डिस्काउंट, जब डिवेंचर हमने इशू करे, डिवेंचर एक तरीके की सिक्योरिटीज होती है, आप आगे पढ़ोगे क्लास 12 में जाके। जैसे 100 रुपए की कोई चीज ले ली और वो 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो 10 का क्या होगा आपका डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट एक तरीके से है तो आपका लॉस ही है। अगर इस लॉस को बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स दिखाओगे, क्या ये लॉस आपका कभी रिकवर होगा? जो चीज हमने 100 रुपए की थी 90 में बेच दी, क्या वो 2 साल बाद वो आदमी आएगा कि भी आपने हमें 10 रुपए का फायदा दिया था, आप 10 रुपए अपने वापस ले लीजिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम टेक्निकल इश्यूज की वजह से इनको दिखाते कहाँ है, बुक्स में एज ए एसेट्स दिखा देते हैं, लेकिन इनसे आना जाना कुछ नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो देखी जा सकते हैं टेंजिबल हैं, जो नहीं देखी जा सकते वो इनटेंजिबल एसेट्स आपकी कहलाती हैं।
क्लियर है। अब उसके बाद एसेट्स के बाद आपकी फिक्स एसेट्स कवर होने के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास करंट एसेट्स। हमने करंट नॉन करंट दो ही पढ़ रहे हैं हम। अब करंट एसेट्स अगर देखोगे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द 1 ईयर। यहाँ पे क्या बोला गया, एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड आर द कॉल्ड द करंट एसेट्स। अब यहाँ पे इसने पीरियड डिफाइन नहीं किया, ये क्या कह रहा है, सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए। और शॉर्ट पीरियड का मतलब हमारे अकाउंट के अंदर होता है 1 ईयर बेटा, ठीक है। जब शॉर्ट पीरियड की बात होती है तो उसको बोलते हैं अप्रोक्स 1 ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। वो क्या है, करंट एसेट। जो एसेट्स हम हेल्ड करके जो अपने पास रखते हैं विद इन द 1 ईयर, यानी कि एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, यानी कि वो चीजें रीसेल के लिए, ये नहीं कि हमने स्टेबल नहीं करी है बिजनेस के अंदर, वो रीसेल के लिए बार बार उनको बेचा जाएगा, वो क्या होते हैं, करंट एसेट्स हैं। These are assets acquired, ये एक्वायर की जाते हैं विद एन इंटेंशन टू कन्वर्टेड देम इनटू द कैश। किस इंटेंशन के साथ उनको एक्वायर कहते लिया जाता है कि हमने इनको बेचना है, नहीं कन्वर्टेड इनटू द कैश। कैश में बदलने का मतलब क्या होता है कि हमें इनको सेल करना है, इनको हमें बेचना है, और बेचना है और कंज्यूम, या फिर इनको कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। ऑपरेशन पीरियड का मतलब क्या, हम बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमने गुड्स लेके आए, परचेज किया, अब वो तो यूज होगा भी रॉ मटेरियल, तो या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसको सेल कर देंगे। तो इस इंटेंशन के साथ जो हम एसेट्स परचेज करते हैं उनका नाम होता है करंट एसेट्स। और ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या माना है इसने, 1 ईयर। यानी कि फाइनली ये कह सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, द एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन द 1 ईयर। जो एसेट्स आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के दौरान, वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, आपकी करंट एसेट्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर है अभी। और यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, क्या होता है डेटर्स। डेटर्स की बात मैंने की थी। डेटर्स क्या होते हैं, जो आपके कस्टमर होते हैं जिनको हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, जिनको हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचते हैं। अगर मैं अपना पैसा, सामान, कोई भी गुड्स है बिजनेस को, मैं अपने सेल उधार पे बेच देता हूँ सामान को, तो क्या होगा, मेरे को पैसा तो लेना होगा, और जब वो पैसा लेना है, चाहे वो 6 महीने बाद आ रहा है, चाहे वो 1 साल बाद आ रहा है, वो पैसा मेरे लिए प्रॉपर्टी है, मैं उसको अपनी एसेट्स को मानूंगा क्योंकि मेरा उसके ऊपर राइट है। ठीक है, स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो आपने प्रोडक्ट, जिस चीज का आपका बिजनेस है, तो वो चीज आप जब लेके आए सप्लायर से, आपने दुकान में रखा, तो वो स्टॉक है। आपने क्यों रखा, वो बेचने के इंटेंशन से रखा, आप उसको सेल कर दोगे तो हम ये मान के चलते हैं कि विद इन द 1 ईयर वो सेल हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल होता है, ये भी एक तरीके से डेटर्स की फॉर्म में होता है भी, जिसको हम उधार पे बेच देते हैं। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट बिल ना दे तो वो डेटर्स है, अगर वो हमें कोई डॉक्यूमेंट दे जाए रिटर्न में, जैसे चेक की तरह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम BR कहते हैं, बिल रिसीवेबल, अगर वो डॉक्यूमेंट हमें दे दे तो फिर वो भी हमारे लिए एसेट्स ही है। कैश इन हैंड, ये तो है ही है कैश भी, इसको तो कन्वर्ट ही नहीं करना, या फिर कैश एट बैंक, ये क्या हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन द 1 ईयर। क्लियर है भी पॉइंट, करंट एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन द 1 ईयर, और जो ना हो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में टेंजिबल जिसको देखा जा सकता है, टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसको देखा है, टच नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, करंट एसेट्स के एग्जांपल आपको दे रखे हैं। ये करंट एसेट्स में कैश आ जाता है, ये आपका स्टॉक आ गया, भी आपके कैश इन हैंड, ये आपका क्या है, डेटर्स एंड डेब्ट है जिससे हमने पैसा लेना। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म आपके पास एसेट्स हैं। ये हम कैटेगरीज जो हम कर चुके हैं, इसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स आने वाली हैं, करंट एसेट्स हो चुकी है हमारी, इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं अभी। तो एसेट्स खत्म होने के बाद अब हम आते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेट्स और लायबिलिटी का ही खेल है भी अकाउंट के अंदर, सबसे ज्यादा यही हम पढ़ते हैं। तो लायबिलिटीज क्या होते हैं, हिंदी में कहा जाए तो ये हमारी देनदारियां होती हैं। ठीक है, ये पैसा हमें देना होता है किसी न किसी का। तो डेटर्स, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेब्ट, और ये क्या है, ऑब्लिगेशंस हैं या फिर डेब्ट्स हैं, ऋण है जो एक एंटरप्राइज हैज पे एट द सम टाइम्स इन द फ्यूचर। जो एक एंटरप्रेन्योर को, जो एक बिजनेसमैन को क्या करनी पड़ती हैं, हैज टू पे, वो हमें पे करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा सम टाइम इन द फ्यूचर, कभी ना कभी तो देना है। हो सकता है वो 2 महीने बाद पे करना, हो सकता है 6 महीने बाद देना, हो सकता है 10 साल के बाद देना हो, वो सारा क्या होता है लायबिलिटी के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब जैसे इट डोनेट द अमाउंट व्हिच बिजनेस ओज टू द अदर आइदर फ्रॉम मनी बोरोड for the goods or assets purchased on credit, it's called the creditors। देखो क्या करे, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ये आपका जो अमाउंट है, ये बिजनेस ओनर्स ने डोनेट किया है, वो भी लायबिलिटी है। चाहे आपने किसी से उधार लिया है, वो भी आपकी लायबिलिटी है। चाहे आपने वो गुड्स उधार पे खरीदे, वो भी है। जैसे कि यहाँ पे बिजनेस ओनर,
जो बिजनेस के ओनर्स है हमारे पास, वो जो पैसा लगाते हैं वो भी आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी एंटिटी में कि बिजनेस एक अलग चीज है बेटा और बिजनेसमैन अलग चीज है, ठीक है। बिजनेस में और बिजनेसमैन में बड़ा फर्क है। अब जो बिजनेसमैन है ना हमारा, इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ये बंदा बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और ये दोनों अलग अलग पार्टीज हैं। तो ये इसको जब पैसा दे रहा है ना, तो बिजनेस को कोई मतलब हम किसी को फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस को पैसा देना है। किसका देना वापस? बिजनेसमैन का देना है अभी। तो ये क्या है? लायबिलिटी मानी जाएगी। चाहे हमने किसी से लोन ले लिया, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ तो मेरी लायबिलिटी है, मेरे को पे करना पड़ेगा। आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल, जो भी मेरा पीरियड होगा उसके बाद मैंने वो पे करना है। चाहे क्या कर रहे हैं हम, कहते गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, चाहे हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, हम कोई उधार पे चीजें खरीद रहे हैं। जैसे कि हमारा सप्लायर है, हम कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, हमारी किराने की दुकान है, हम उधार पे बेच रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं उधार पे। तो जिससे हम उधार पे खरीद रहे हैं बेटा, वो क्या होगा, उसको हम पे तो करेंगे ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो वो हमारी सारी क्या आते हैं? लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। यानी कि जो अमाउंट हमारा पेबल होता है, अमाउंट पेबल टू द अदर्स, यानी कि एक बिजनेसमैन को जो बाहर का जितना भी पैसा देना होता है किसी का भी, वो सारा क्या होता है बेटा? लायबिलिटीज के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ओके। लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट। वही सेम चीज है, एक आपकी नॉन करंट और एक आपकी करंट लायबिलिटी भी। तो पहले हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। अब करंट एसेट्स क्या थी जिनको कैश में बदला जा सकता है। करंट का मतलब होता है टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और टाइम पीरियड आपका क्या है अभी, यहाँ पे टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही है। अब लायबिलिटीज की बात करें तो करंट की लायबिलिटी कौन सी होंगी, यानी कि वो लायबिलिटीज आपकी हैं अभी, लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस वही है अभी कि लायबिलिटी किसी ना किसी को पे करना होता है, तो वो हमारे पास, जैसे यहाँ पे करंट लायबिलिटी 5 साल के बाद देना। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या है अभी? करंट लायबिलिटी रेफर्स टू दोज लायबिलिटी, वो लायबिलिटी हैं व्हिच आर पेबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, यूजुअली द 1 ईयर और लेस। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, वो अमाउंट है जो आपको पे करना है विद इन द 1 ईयर, यूजुअली 1 ईयर या शॉर्ट पीरियड में बहुत जल्दी आपको पे करना है, उस अमाउंट को बोला जाएगा करंट लायबिलिटी। जैसे हमने क्या किया अभी, हम कहीं पे गए हुए हैं, हमने कोई सामान खरीद लिया, हम उसको 2 दिन की बोल देते, 2 दिन बाद पैसा देंगे। अभी आपने अपने दोस्त से बोरोड कर ली मनी, उधार ले लिया, अभी आपके 10 दिन बाद दे दिए जाएंगे, तो वो सारा किस में आता है? करंट लायबिलिटी में। और बिजनेस के मामले में देखा जाए तो एक तो हमारा सप्लायर्स होते हैं, जो हमारे क्या है अभी, जो सप्लायर्स हैं उनसे हम उधार में सामान लेते हैं, उनका पैसा देना वो भी करंट लायबिलिटी में आता है। हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, यानी बैंक से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकलवा लेते हैं, वो फैसिलिटी किसी कस्टमर को मिली हुई है तो वो भी हमारे पास पे करना हमें। बिल्स पेबल हो सकते हैं भाई, कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि आपने सैलरी देनी थी, किसी की नहीं दी है तो नेक्स्ट मंथ दे देंगे। तो वो सारी चीजें क्या है जो आपको पे करना है अमाउंट विद इन द शॉर्ट पीरियड की बात करें, शॉर्ट पीरियड का मतलब यहाँ पे 1 ईयर ही होता है नॉर्मली, यूजुअली 1 ईयर हम इसको काउंट करते हैं। द अमाउंट पेबल विद इन द 1 ईयर इज कॉल्ड द करंट लायबिलिटी। देयर आइज नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटीज कहाँ से आते हैं? एक तो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर होते हैं सप्लायर भी, जिससे उधार में खरीद के आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से निकाला हुआ एक्स्ट्रा पैसा, जो हमारे अकाउंट में पैसा उससे ज्यादा पैसा अगर निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बिना किसी गारंटी के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। जैसे कि आप कहीं किराए पे रहते हैं, अभी चला हुआ जून, ठीक है, आप मई में भी उस मकान में रहे, तो रेंट तो आपका जैसे ही 31 मई आती है, आपका मंथ तो पूरा होगा, तो रेंट तो आपको मई में देना चाहिए। आप मई में रेंट दे नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके लिए, क्या होगा, वो आउटस्टैंडिंग है। तो मई में नहीं दोगे तो जून में दोगे, जून में नहीं दोगे तो जुलाई में देना है, और जुलाई में नहीं दोगे तो कब दोगे, अगस्त में दोगे, यानी कभी ना कभी तो आपको पे करना ही है। तो आपका आउटस्टैंडिंग उसको बोला है जो खर्चे हो चुके हैं लेकिन उन्होंने पे नहीं किया, ठीक है। जैसे कि मैं अपने कोई भी अपना कोई स्टाफ है भी, उसकी सैलरी हमें देनी थी इस 30 तारीख को, लेकिन हमारे पास सैलरी का पैसा नहीं, हम नेक्स्ट मंथ दे रहे हैं, तो वो चीजें क्या होंगी, वो आउटस्टैंडिंग है मेरा बैलेंस, ठीक है, मेरे को पे करना। वो सारा किसमें आता है बेटा? करंट लायबिलिटी। या शॉर्ट टर्म लोन, थोड़े टाइम के लिए लिया गया लोन, वो सारा आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। क्लियर है अभी पॉइंट? उसके बाद आपका करंट के बाद आ जाता है नॉन करंट। करंट के बाद आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी तो पता लगी गया, पैसा देना है। अब नॉन करंट है नहीं, 1 साल के बाद देना। द अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर द 1 ईयर, जो अमाउंट आप 1 साल के बाद पे करोगे वो सारा नॉन करंट में आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी कह सकते हैं इसको। फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी which are to be paid after the long period,
जो आपको एक लॉन्ग पीरियड के बाद पे करनी है, यूजुअली मोर देन द 1 ईयर, एक साल के बाद जिस पैसे को आप दोगे वो किस में आएगा बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे बैंक लोन हो जाता है आपके पास, डिवेंचर हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है कि हमने किसी 10 लाख साल तक का लोन ले रखा है तो लॉन्ग टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। डिवेंचर्स हैं, ये भी एक तरीके का लोन ही होता है, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बिजनेस में पढ़ोगे और अकाउंट में पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटे आपके पास, फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको क्या करना हमने, अमाउंट पे करना है बट आफ्टर द 1 ईयर और द लॉन्ग पीरियड। क्लियर है पॉइंट। ये एसेट्स थी, ये लायबिलिटीज थी हमारी। उसके बाद फिक्स लायबिलिटी पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे भी, और वो टॉपिक है हमारा कैपिटल। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होता है कैपिटल। क्या होता है अभी, कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट या मनी और मनीज वर्थ ऑफ पेड बाय द इंट्रोड्यूस और इन्वेस्ट बाय द ओनर्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड द ओनर्स। यानी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स और प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा या उस पैसे की वैल्यू, पैसा या उस पैसे की वैल्यू क्या हो, लगाई जाए। कहां पे लगाई जाए भी, यानी बिजनेस के अंदर लगाए कोई भी, वो क्या कहलाएगा आपका, या मनीज वर्थ, यानी कि उसके बदले में कोई भी वैल्यू वो उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस कर दे, ले आए या फिर इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या, जो ओनर है बिजनेस का उसको बोलेंगे बेटा कैपिटल। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। मान के चलिए हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हम बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस के अंदर हम 2 पार्टनर हैं, एक एस हो जाता है, एक मान लीजिए आर हो जाता है। आर और एस 2 पार्टनर हैं, और उस पार्टनर्स ने क्या किया अभी, ये दोनों पैसा लगाएंगे इसके अंदर, इनको लगाना है इसके अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर। अब देखो इनका बिजनेस से कोई वास्ता नहीं, इन्होंने क्या किया, अपना पैसा बिजनेस में लगा दिया। या तो वो 10 लाख रुपए कैश में ले आए, मनी, या फिर मनी जरूरत, या फिर ये कहते हैं कि मान के चलिए हमें बिजनेस के अंदर किसी को क्या जरूरत थी भी, हमें एक गाड़ी की जरूरत थी, कार की जरूरत थी, और कार मान लीजिए किसी एक बंदे के पास है और हमने उसकी वैल्यू मान ली 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए की तो ले आए कैश और कार, और 7 लाख रुपए का वो ले आए कैश। फिर भी क्या हो गया, टोटल जो उनकी कैपिटल है, जो टोटल अमाउंट है, टोटल मनी की वैल्यू है, उन्होंने कितनी लगाई है बिजनेस के अंदर, उसको वो 10 लाख है, तो उसको ही क्या बोला गया बेटा, कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो मालिक है वो पैसा जितना बिजनेस के अंदर लगा रहा है, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। और ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो समझ में आया भी कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने जो इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको क्या बोला जाएगा अभी, कैपिटल का नाम दिया गया, ठीक है। समझ में आया अभी, उम्मीद करते हैं कि क्लास में अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो जुड़े, अपना पेशेंस रखें। इस थ्योरी के चैप्टर के बाद, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद हम न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये जो चीजें हैं भी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको क्लास 11th या 12th का जो अकाउंट्स है उसकी समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए प्रॉपर आपको क्या इन बेसिक टर्म्स को समझना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए पहले इन चीजों को बड़े गौर से देखें, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।